उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। दोस्तों, उत्तराखंड में पलायन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक ज्वलंतशील मुद्दा धीरे धीरे बन रहा है। परंतु जब भी हम बात करते हैं कि शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमों के साथ साथ हमें सामाजिक चिंतन के रूप में इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के जो कार्यक्रम पहाड़ में आयोजित होते हैं, तो उनके माध्यम से किस प्रकार हम एक चिंतनशील दृष्टिकोण रखते हुए पलायन वापसी को लेकर काम कर सकते हैं। आज एक इसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा के हैरवाल गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर आदरणीय वीरेंद्र रावत जी हैं, तो उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, गांव वापसी कार्यक्रम। आप देख सकते हैं गांव वापसी संवाद उत्तराखंड। और इस कार्यक्रम में आदरणीय वीरेंद्र रावत जी ने उत्तराखंड के उन तमाम शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से अपनी विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को आमंत्रित किया है, जो अपने विचार, अपना पक्ष मजबूती से यहाँ पर रख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक ऐसा संवाद उत्पन्न हो रहा है कि एक ऐसी उम्मीद जगी हुई है कि लोग एक न एक दिन जरूर वापस आए। धन्यवाद देता हूँ। 15 सेकंड। और आपने जो ये फ्रेम किया है गांव वापसी और संवाद, तो ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो उसी समय से हमारा उद्देश्य पूरा हो गया था कि हम गांव में हमने वापसी भी कर दी थी और हमारा आपस में संवाद शुरू हो गया था। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गेट पहना करके स्वागत करना चाहते हैं। थोड़ा आगे आ जाएंगे नीचे तक। हमारे साथ में कुछ उद्योगपति और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं संसाधनों की उपलब्धता को लेकर उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर अभी हैं कोठारी जी हैं और कोठारी पर्वतीय विकास समिति के भी आप संचालित करते हैं थली सैंड पौड़ी में। और कोठारी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में कुछ नहीं, हमारे गांव में तो कंडाली तो बहुत खराब होती। आदरणीय कोठारी जी ने कंडाली को किस प्रकार उत्तराखंड में फेमस कर दिया है, उत्तराखंड का एक पॉपुलर आपने बनाया है उसको। और अब तो हमारे वीरेंद्र रावत जी ने भी एक बार कंडाली की जैकेट पहनी थी, नाइटल जैकेट, और नाइटल टी पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इसकी पूरी रूपरेखा क्या है, नाइटल के बारे में थोड़ा अपना पक्ष रखेंगे कोठारी जी। नमस्कार, मेरा नाम सुनील दत्त कोठारी है। जो मेरी संस्था है वो कोठारी पर्वतीय विकास समिति है, जो कि चैलूसैंड ब्लॉक वाईखल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड पलायन मुक्त और रोजगार युक्त हो। देखिए, हम इस मुहिम के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें स्थानीय वनस्पति यानी कृषि और कृषि को लेकर बहुत सारे उत्पादन तैयार करते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से नेटल, यहाँ पे स्थानीय बिच्छू बूटी जिसको हम कंडाली बोलते हैं, उसके द्वारा हम बहुत सारे उत्पादन तैयार करते हैं। उसमें आपका हर्बल चाय भी है और उसके साथ साथ फर्मेंटेड और डीफर्मेंटेड प्रोडक्ट भी हैं। इसके साथ हम इसके रेशे पर भी परंपरागत वे में काम करते हैं। देखिए, जो हमारा जो वंश परंपरागत जो आधार है, जो हमारे दादा परदादा थे, उन फॉर्मूलों का आधार लेके हमने इसका ब्लेंडिंग बेस में कन्वर्ट किया है। लोग सोचते हैं कि हम हर्बल टी बनाए तो खाली पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ नहीं है, बेसिकली ट्रीटेड पत्तियाँ हैं। ट्रीटेड इन सेंस ऑफ कि हम लोग इसका 3 तरह से प्रोसेस चलाते हैं, ड्राइंग प्रोसेस, ट्रीटमेंट और मिक्सिंग प्रोसेस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं पे काम होनी चाहिए। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो मोटिवेशन, पर्सनली क्वेश्चन नहीं मेरा, कि इतना मोटिवेशन आता है कहाँ से? इस एज में भी सरकार से संवाद स्थापित करने का, पत्राचार करने का, इतना डिमोटिवेट होता है आदमी जब संवाद ठीक तरीके से नहीं हो पाता सरकार से, या सरकार कभी आपको रिप्लाई नहीं कर पाती है, फिर भी उसी ऊर्जा और उसी लगन के साथ आप सरकार से पत्राचार साधते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? भाई, हम तो ऐसा है कि जब हम पहाड़ में रहते थे शुरू में तो हम 5वीं तक पढ़े, तब भी हम लोग जो छोटा मोटा सारा काम करते थे। और जो हमें ये शक्ति मिली है तो अपने पहाड़ से, अपने माता पिता से मिली है और अपने जो विरासत में भी मिली है कि शुरू से ही जो है आदमी 5-6 बजे उठना है, रात को 9-10 बजे सोना, पढ़ाई के साथ साथ में जो है खेती बाड़ी का काम करना, जानवरों का काम करना, ये सारा काम था। तो शक्ति वहाँ से मिली। फिर मैं GST विभाग से रिटायर हूँ और मैं अपनी तारीफ अपने आप नहीं करूँगा। उस टाइम जो है दिलीप जवालकर जो मेरे कमिश्नर थे, जितना हमने बैट में चेंज किया, मैं उस टाइम डिप्टी कमिश्नर लॉ था, जितना हमने उस टाइम चेंज किया उतना टाइम शायद मेरे ख्याल 20 साल में यहाँ पर उत्तराखंड में चेंज नहीं हुआ। मैंने काफ़ी अमेंडमेंट किया जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। और फिर अब रिटायर हो गए हैं। अब ऐसा है कि ज्वाइंट फैमिली हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है और करीब अकेलापन है, तो नेचुरली अब कुछ ना कुछ काम करना था। तो हमने अब सोचा कि क्यों ना जो है पहाड़ की जो प्रॉब्लम्स है तो वो गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ बात आज नहीं तो कल नहीं परसों, यदि एक CM नहीं दूसरा CM, दूसरा नहीं तीसरा CM, कोई ना कोई तो सुनेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई तो सुन लो हमारी बात। तो इस कंसेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ बराबर।
सर, चूँकि आपका क्षेत्र अर्थव्यवस्था का भी रहा है, अर्थव्यवस्था को आपने नज़दीक से देखा, जाना और परखा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड के रेवेन्यू को हम किस प्रकार से उसको अभिवर्धित करें। साथ में चूँकि हम एग्जांपल लेते हैं सिक्किम का, सिक्किम ने उत्तराखंड से ट्रेनिंग ली और आज सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। साथ में हिमाचल सिक्किम की तर्ज पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और उत्तराखंड में किस प्रकार आप इन संभावनाओं को देखते हैं? देखो, उत्तराखंड में की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है। पहले हमारे मनावर की अर्थव्यवस्था थी। आज हमारे जितने भी हमारे पहाड़ के लोग हैं, करीब करीब हर गांव में जो है आधे से ज़्यादा लोग जो है विदेश में हैं। वहाँ का पैसा भी तो हमारे पास जो है ई ट्रांसफ़र के माध्यम से जो है अपने ऋषिकेश में, घनसाली में सब पैसा आता है, और वो पैसा जो है हमारे यहाँ अच्छा खर्च कर रहे हैं। पहले हम पटन थे और अब हम लोग फर्स्ट क्लास हवेलियाँ बना रहे हैं। तो ये सब अर्थव्यवस्था का पार्ट है। कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो लाला लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं। अब ऋषिकेश में अभी मैं प्रेमचंद अग्रवाल को कुछ 15-20 दिन पहले मैंने लिखा उनको कि मैंने कहा ऋषिकेश में जितने गुमानी वाला आसपास के लोग हैं, आप ये विदेश में इनके आदमी काम करते हैं, किसी की माँ कर रहा है, किसी का भाई कर रहा है, किसी के पति कर रहा है, किसी का बेटा काम कर रहा है। आप क्यों ना इन विदेशियों के बारे में, अभी G20 का सम्मेलन हो रहा है, G20 के सम्मेलन में इसका आह्वान क्यों नहीं करता है कि भाई ये मोटा अनाज को जो है जो इनका विश्व की हर थाली में पहुँचे। तो मैंने कहा ये हमारे लोग नायक बन सकते हैं, आप क्यों ना इनके लिए काम कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में तो इनका काफ़ी योगदान है। और आज भी पहाड़ में भी हमने देखा कि कोरोना काल के बाद जो है हमारे यहाँ जो छोटे छोटे 2-2 4-4 दुकानें दिखती, तो अब पहाड़ में आओ तो ज़्यादा दुकानें दिखने लग गई। अब चाहे मेरे समझदार में जाओ, समझदार में पहले हमारे यहाँ जो है कंप्यूटर की दुकान नहीं था, अब कंप्यूटर की दुकान खोल दी है। परंतु ऐसा नहीं कि सब लोग जो है सरकार के प्रति उदासीन है। अभी जो मंच में एक बात आई थी कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी काम नहीं आया, मैंने तीसरी बात जोड़ ली कि पहाड़ का नेता भी पहाड़ का काम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्थानीय संसाधनों को तलाशते हुए युवा को आगे बढ़ना चाहिए, और साथ में शासन स्तर को भी इस पर आगे आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिना गवर्नमेंट की नीति के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कह रहे हैं भाई पेड़ काट लो, ये कुएं में डालो, अब कुएं में डाल दो, तुरंत कोई नहीं बोलो कि भाई कोई बोल भाई काट दिया कुछ नहीं होता। आप कुएं डाल काट दिया तो आप 10 आपके वन विभाग वाले हैं। वैसे आपको वन विभाग 2-2 साल तक, मैं रिटायर हुए 6 साल हो गए, 6 साल में गाँव जा रहा है, मेरे को वन विभाग का कभी नहीं आया, बिजली विभाग आदमी कभी नजर नहीं आया, पानी विभाग कभी नजर नहीं आया। परंतु यदि आप कल के दिन जो है आप बिजली की चोरी करेंगे या आप पेड़ काटेंगे तो आपके यहाँ बहुत सारे नजर आ जाएंगे। तो जब तक गवर्नमेंट की स्कीम नहीं आएगी तो तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ के ऑरिगनो ही हैं, जो तुमने सुना भी होगा। तो ऑरिगनो से मैं 2018 में लगा हूँ, और मैं जो फ्लैक्स फूड वाले हैं, तो मैंने फ्लैक्स फूड रिटायर हो, मेरे SSG रह चुके हैं। मैंने उनसे कहा मैं रिटायर हो गया, मैं ऑरिगनो का काम करना शुरू करता हूँ। तो ऑरिगनो का तो हमारे यहाँ तो हो नहीं पाया, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम भी थी। फिर उनका ऑरिगनो में भी ये भी था कि 4 घंटे के अंदर जो उनको लाल तपने पहुँचाता था, तो हमारे यहाँ से करीब 6 घंटे लग जाते हैं जाने में। तो हमने फिर वो आपका घनसाली के आसपास कई गाँव में लगाया। अब गवर्नमेंट की स्कीम रही कि 17 रुपये किलो जो है ये कच्चा ऑरिगनो, हरा ऑरिगनो खरीदते हैं, तो वो हमारे किसानों को पड़ता नहीं खाता है। तो 17 रुपये किलो के हिसाब से जो वो किसानों से खरीदते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करके जो है करीब 20% रह जाता है, करीब 85 रुपये किलो उनको सूखा पड़ गया, और वो बाज़ार में 2000 रुपये किलो बेचते हैं। हमारे आदमियों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि आप फ्लैक्स फूड से बात कर लीजिए। फ्लैक्स फूड से बात नहीं कर सकते तो आप कम से कम जो है कुछ प्रोसेसिंग यूनिट, छोटे यूनिट लगा ले, जिससे कि ऑरिगनो खरीद ले और एक अच्छा पैसा आ जाए। और ये ऑरिगनो जो है हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हम इटली से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम मोरिको से इम्पोर्ट कर रहे हैं। जब हमने 13-14 गाँव में इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल ये हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ ऑरिगनो को विकास कर रहे हैं, ये रोजमेरी का विकास कर रहे हैं, और जो कि एक अच्छा पैसा मिलेगा और लोग बाग झुकेंगे इस तरफ। तो सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम किस प्रकार कल्चर को इकोनॉमी से जोड़ें। आपने एक मुझे बात बताई थी कि आप गैंजा लोक पर्व जो है उसको हम सेलिब्रेट करें। आप यदि कोई पलायन करता है, वो गांव आता है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो व्यापारिक इकाइयाँ हैं, जो छोटे मोटे लोगों के धंधे हैं, दुकानें हैं, उनमें थोड़ा उत्साह बढ़ेगा लोगों में। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों, सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। पुष्पेंद्र सेमवाल जी, सबसे पहले स्वागत आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में, और आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, किस प्रकार के अनुभव हैं आपके और किस फील्ड में आप एक्टिवली काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ माउंटेन का। सबसे पहले मैं गांव संबंध ऑफिस में जो इसका संचालक श्री वीरेंद्र रावत जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने गांव संबंध ऑफिस में एक विशेष गोष्ठी रखी, और इस कार्यक्रम में बहुत ही विशेषज्ञ और विद्वान लोग आए हुए हैं। सबसे पहले मैं पलायन का कारण बताऊंगा कि जो ये पलायन का कारण है, पलायन का कारण लगभग मेरे को यहाँ पे 3-4 दिन हो गए, तो मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, तो लोगों से जान रहा हूँ कि पलायन का कारण क्या है। तो जो यहाँ पे पलायन का कारण है, रोजगार हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। चलो रोजगार आदमी स्वरोजगार अपना लेगा, पर सबसे जो जरूरी है, हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, उसके बाद है शिक्षा की।
और शिक्षा के बाद है स्वास्थ्य। अगर इन 3 चीज़ों में सुधार किया जाए तो 101% स्वरोजगार होगा और रिवर्स होगा पलायन। और जब तक ये 3 चीज़ आएंगी तो कभी भी दुनिया की कोई भी ताकत रिवर्स पलायन नहीं करवा सकती जब तक ये 3 चीज़ों में सुधार नहीं हुआ। क्योंकि उत्तराखंड अब देखिए उत्तराखंड का जो यूथ है उसमें एक ट्रेंड है कि बस सरकारी नौकरी पाओ, पेंशन पाओ और इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, ये आउटडोर चीज़ें हैं। तो अब क्या दृष्टिकोण इन चीज़ों को लेकर, क्या एक युवा को किस प्रकार पूरी चुनौतियों का सामना करते हुए और सारा खतरा मोल लेते हुए इस प्रकार स्वरोजगार के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आदरणीय भगवती नोडाल जी हैं। मैं उनका पक्ष जानना चाहूँगा कि आज का युवा केवल इस शिकायत को लेकर आगे बढ़ रहा है कि उत्तराखंड में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, खेती हमारा नहीं है। तो अभी यहाँ पर एक वक्त है, उन्होंने भी कहा था कि खेती वो एग्रीकल्चर वो सेक्टर नहीं है जो रोजगार के लिए है, बल्कि एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो रोजगार प्रोवाइड करवाता है। तो इस विचार को लेकर हम आदरणीय भगवती नोडाल जी का विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि वो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर भी रहे हैं। आपके विचार जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर कि हम यूथ को किस प्रकार उसकी लामबंद करें इन चीज़ों को लेकर। हमारे यूथ को जो रोकने का वो है, कुछ कानूनी बाध्यता है। जैसे लोकल एंड वोकल की बात करें सरकार, लोकल एंड वोकल की में हम लोग क्या है कि जहाँ हमारी जैविक नीति और वन नीति बाधा आ रही है वहाँ हमारे युवकों को रोक रही है। दूसरा, यहाँ हम उत्पादन कर रहे हैं, बाजार उपलब्ध नहीं है। यदि बाजार उपलब्ध है तो उसको हमको जैविक प्रमाण पत्र देना की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नया युवक कैसे कर पाएगा। दूसरा, जब तक हम विभागों की कहानी है, जब तक हमें पंचायती राज एक्ट को सशक्त नहीं बनाया और उसे अधिकार संपन्न कानूनी भाषा बोल रहे हैं, व्यवहारिक भाषा में उसके ऊपर कई जकड़ दे रखी है। एक एक गांव में 3-3 भाग रखे, उधर प्रधान है तो उधर क्षेत्र पंचायत वाला है, उधर प्रधान के साथ वन पंचायत वाला अध्यक्ष है, उधर वन पंचायत के साथ दूसरा अध्यक्ष, कई तरह की है। तो युवकों को एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता यदि हम माने, है ना। तो स्टार्टअप के रूप में कैसे स्टार्टअप में जैसे अर्निंग वाला, जैसे जिसको हम कर रहे हैं इसमें ऑर्गेनो पे, रोजमेरी पे। अब हम कैसे करें, ऑर्गेनो होता है 3 महीने, रोजमेरी होती है 6 महीने में, गुलाब होता है 9 महीने में। तो प्रत्येक दूसरा तीसरे दिन जो है दूसरे महीने में अर्निंग की कहानी है। और दोनों तीनों ऐसे है कि जहाँ पे हम न बंदर खाता है न उसका खाता है, जो आज बात हो रही है कि साथ जंगली जानवर खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी केवल इच्छा शक्ति करने की और हल्का सा फॉलोअप करने की जरूरत है। यहाँ जितनी गड़बड़ करेंगे आप, यहाँ चारों तरफ से आएगा। तो हम भी भोग लेते हैं। हम किसके करने भोग रहे हैं? आदमी अब विकास की जो अवधारणा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सारा उसकी करनी हिमालय के लोग भोग रहे हैं। जबकि हिमालय के लोगों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। और वो भी गांव के लोगों को मिलना चाहिए, सरकार को नहीं। सरकार को ग्रीन बोनस देंगे, वो एक और सड़क बनाने में खर्च कर देंगे। सही बात। तो ये है। दोस्तों, उनकी पीड़ा भी है और उनका कहना भी है, क्योंकि अनुभव बोलता है उनका। सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा है, उत्तराखंड में कुछ संस्थाएं हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। आप एक संस्था है पौड़ी में, सुधीर सुंदरलाल जी की फील गुड ट्रस्ट, और ये गरीब क्रांति अभियान, ये गणेश सिंह गरीब जी का जो मूवमेंट है, दोनों संस्थाएं धरातल पे काम कर रही हैं। और उनका नारा भी है कि हमें किसी तरीके से, उनका जो मेन पर्पस है कि जोतों का आकार धीरे धीरे घट रहा है। आप पहाड़ में देखिए, जो जमीन पहले आप घीड़े बोलते थे, 10 घीड़े की है, 15 घीड़े की है, आज जो सिमट गई है। तो जोतों के आकार, आपने भू कानून की बात की, लेकिन चकबंदी को लेकर जो रवैया है सरकार का, हालांकि अभी सरकार ऑन द प्रोग्रेस है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि जोतों का आकार घट रहा है, लोगों का जो उत्पादन है वो सीमित हो रहा है, तो उसको लेकर उसको बढ़ाने का, और जो चकबंदी को लेकर क्या दृष्टिकोण है आपका? मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आप गणेश सिंह गरीब जी यहाँ के गरीब हो गए। देखो, वो बहुत अच्छा कारोबार दिल्ली में चला रहे थे, लेकिन उन्होंने उपनाम अपना गरीब दिया है। लेकिन वो उनकी बात बहुत बुनियादी बात है। पहाड़ में चकबंदी होनी चाहिए, और जब चकबंदी होगी तब थोड़े बहुत ये ध्यान देने की बात है ज़मीन पर, फिर वो जंगली जानवर का नुकसान है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आज ज़रूरत चकबंदी की है, लेकिन सरकार पिछले 3 दशक से वो चिल्ला रहे हैं बेचारे, और उन्होंने हर एक सरकार के पास गए। उत्तराखंड नया राज्य बन गया तब भी गए वो बात सरकार के पास, और सरकार ने कभी पॉलिसी बनाने की बात की, लेकिन धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। बहुत उनका जीनियन आंदोलन है, उन्होंने बेचारों ने अपना जीवन खपा दिया इस मिशन के लिए।
तो हम ये चाहते हैं कि अब भी सरकार समझे, और हो सकती है चकबंदी, ये नहीं कि कई लोगों ने कंप्रोमाइज़ के आधार पर एक दूसरे के साथ साँटा बद्दी करके कर दी, लेकिन चकबंदी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और कई लोग अच्छा काम, जैसे अभी हम ये माउंट वैली वाले हमारे साथ हैं, माउंट वैली टिहरी द्रोणी में एक संस्था काम कर रहे हैं, तो कई संस्थाएं फंड लेके भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं कि गांव आपसी संवाद उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा सुदृढ़ और समृद्ध और संस्कारी बनाने का एक अनूठा प्रयत्न है। पूरे भारतवर्ष में गांव आपसी संवाद पहली बार उत्तराखंड के टिहरी जिले के हिरवाल गांव में हो रहा है। पलायन पूरे भारत का बहुत बड़ी समस्या है, चाहे उत्तराखंड से हो, कश्मीर से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से हो। जो गांव को अगर नहीं बचाएंगे तो हम लोग देश को नहीं बचा पाएंगे। हमारी संस्कृति और प्रकृति जब रिस्क पे है तो उसके संरक्षण की जवाबदारी हम सबकी है। इस कार्यक्रम में आने वाले सारे लोग में जितने भी लोग पधारे हैं, सब में मैं भगीरथ का अंश देखता हूँ, क्योंकि जिस भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पे उतारा था, उसी भगीरथ की जो संतानें अपने पूर्वजों के खेत खलिहानों को आबाद कराने के लिए जब यहाँ संगठित हुए हैं, मुझे आशा है कि आने वाले 2047 तक हमारे सारे गांव और सारे खेत खलिहान आबाद होंगे और हमारा देश विश्व का विश्वगुरु होगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से संभालियावा, ए जावा